क्या स्कूल बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं? वेल, आपने जनरली देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ाई करो और अच्छे ग्रेड्स लाओ और फिर आपको बहुत से अच्छे बेनिफिट्स देने वाली एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। पर क्या उससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? वेल, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इसे एक रैट रेस कहते हैं, जिसे वो कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक एवरेज एजुकेटेड हार्ड वर्किंग पर्सन की लाइफ को देखेंगे तो आपको बहुत समानता मिलेगी। वे एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर वो बच्चा स्कूल जाता है। उसके प्राउड पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि उनका बच्चा अच्छे ग्रेड्स पाता है और उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और फिर वो बच्चा बिल्कुल प्रोग्राम के अनुसार काम करते हुए एक सेफ सिक्योर जॉब या करियर की तलाश करता है और बच्चा वह नौकरी ढूंढ भी लेता है, डॉक्टर, लॉयर बनके या आर्मी ज्वाइन करके या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में। फिर बच्चा कमाना शुरू कर देता है। फिर उसके पास भर भर के क्रेडिट कार्ड्स के लिए ऑफर्स आते हैं और फिर शुरू होती है खरीदारी, अगर ऑलरेडी नहीं हो चुकी है तो। और फिर बच्चा ऐसी जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के यंग लोग हैंग आउट करते हैं और वहां वो लोगों से मिलते हैं, डेट करते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। और शादी के बाद क्योंकि हस्बैंड वाइफ अब दोनों कमाते हैं तो दो इनकम का आना उनके लिए एक वरदान है। अब वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीने लगते हैं। उनका भविष्य उज्जवल है और वो एक घर, एक कार, टीवी और वेकेशंस लेने और बच्चों के लिए प्लान करते हैं। और इन्हीं खुशियों के साथ एक चीज और बढ़ती है, वो है डिमांड फॉर कैश। फिर दोनों हैप्पी कपल डिसाइड करते हैं कि उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट की तलाश में दोनों कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीमेंट तो होते हैं पर साथ ही परिवार भी बढ़ता है। अब दो बच्चे और कपल के लिए वह घर छोटा पड़ता है तो फिर उन्हें बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वे फिर और मेहनत करते हैं और अधिक डेडिकेशन के साथ और बेहतर एम्प्लॉयज बनते हैं और फिर वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने के लिए फर्दर कोर्स करते हैं ताकि और मनी अर्न कर सकें। इवन कुछ लोग दो जॉब्स भी करते हैं जिससे उनकी इनकम तो ऊपर जाती है पर साथ ही उनके टैक्सेस, हाउस टैक्सेस और अदर टाइप ऑफ टैक्सेस भी बढ़ते हैं। तो अब महीने के अंत में उन्हें बड़े पेचेक्स तो मिलते हैं पर उन्हें आश्चर्य होता है कि सारा पैसा जा कहाँ रहा है। वो अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड लेते हैं और फिर जब उनके बच्चे 5 या 6 साल के हो जाते हैं तब उनके कॉलेज फीस के लिए सेविंग प्लस अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए सेविंग करना भी जरूरी है। तो 35 साल पहले पैदा हुए ये हैप्पी कपल अब अपनी बाकी बची लाइफ के लिए एक रैट रेस में फंस चुके हैं। वो अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, टैक्सेस पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि बैंक्स के लिए भी काम करते हैं जिससे उन्होंने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया होता है। और फिर ये हैप्पी कपल अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाई करने, अच्छे ग्रेड्स लाने और एक सेफ और सिक्योर जॉब या करियर खोजने की सलाह देते हैं। वे पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखते और जीवन भर कड़ी मेहनत करके दूसरों के लिए पैसा कमाते रहते हैं। यही प्रक्रिया आने वाली हार्ड वर्किंग जनरेशन में दोहराई जाती है। यही रैट रेस है और इस रैट रेस से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो इस बुक में आप देखेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने इन दो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को सीखना काफी आसान और मजेदार बना दिया है। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन का एक क्रैश कोर्स है जिसे आपको स्कूल में सिखाया जाना चाहिए था। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि उनकी लाइफ में दो इन्फ्लुएंशियल फादर्स थे। पहले उनके बायोलॉजिकल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट और काफी वेल एजुकेटेड थे। और उनके पुअर डैड कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छे ग्रेड्स लाने और फिर अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढने में विश्वास रखते थे। और इन पॉजिटिव दिखने वाले गुणों के बावजूद फिर भी उनके पुअर डैड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उनके दूसरे डैड, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे। उनके वर्क एथिक्स मोस्टली कियोसाकी के रियल फादर्स के तरह ही थे, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। उनके रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन पर भरोसा करते थे। ये सीखना कि पैसा काम कैसे करता है और ये समझना कि कैसे आप मनी को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। जबकि उनके रिच डैड 8th ग्रेड ड्रॉप आउट थे, लेकिन पैसों को अपने लिए काम पर लगाने की ताकत का यूज करके वो इवेंचुअली करोड़पति बन गए थे। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि उनके रिच डैड ने कैसे पैसे कमाए और पुअर डैड ने क्या क्या गलतियां की। हम इस वीडियो में उन 6 लेसन्स के बारे में सीखेंगे जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पैसे बनाने और पुअर डैड द्वारा की गई गलतियों से सीखा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम 6 लेसन्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला लेसन है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लाइफ हर किसी को उसकी लिमिट्स तक पुश करती है। कुछ लोग तो उसे सीख लेके आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग जनरली सक्सेसफुल भी होते हैं, और बाकी के लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। तो ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, क्योंकि उनको पैसे ना
होने का डर होता है, इसलिए वो एक डील करते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं और फिर उन चीजों के लिए खुश होते हैं जो वो उन पैसों से खरीद सकते हैं, और वो जीवन भर इस साइकिल में फंसे रहते हैं। वो ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने अपनी योग्यता का कम पैसों में समझौता कर लिया है। रैट रेस में भागने वाले जनरली वो लोग होते हैं जो अपने डर और लालच से कंट्रोल्ड होते हैं। पैसों के ना होने का डर उन्हें प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, काम पर जाने के लिए और अपने बिल्स को सही टाइम पर भरने के लिए। और जब उन्हें ज्यादा सैलरी मिलने लगती है तो उनकी डिजायर्स उन्हें उनके खर्चे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिसके लिए उन्हें लगातार वर्किंग साइकिल में बने रहने की जरूरत पड़ती है। इस वर्किंग साइकिल में बने रहकर अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा उनके फियर्स को कम कर देगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो बिना पैसे वाले लोगों की तुलना में डर से ज्यादा प्रेरित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जो उन्होंने कमाया है उसे खोने का डर होता है, जिसकी वजह सोशल और अदर कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, और यही डर उन्हें पर्याप्त पैसा होने के बावजूद रैट रेस से बाहर नहीं निकलने देता है। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए पहला कदम फियर और डिजायर, इन दो इमोशंस को ह्यूमन बिहेवियर को चलाने वाले पावरफुल फोर्सेस के रूप में पहचानना होगा। आप इन दो इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इनके प्रति लेस रिएक्टिव हो सकते हैं, और ऐसा करके आप उन्हें अपने डिसीजंस को ओवर इन्फ्लुएंस करने से रोक सकते हैं। एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको फाइनेंशियल जीनियस बनने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपनी पेचेक और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की चाहत से मुक्त होने की आवश्यकता है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देंगे जो एक एम्प्लॉय के रूप में होने वाली आपकी इनकम से कहीं ज्यादा मनी जनरेट करेगी। हमारा दूसरा लेसन फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। फाइनेंशियल लिटरेसी वह एजुकेशन है जो आपको यह सीखने के लिए जरूरी है कि समय के साथ अपने पैसों को कैसे बनाया, बढ़ाया और बचाया रखा जाए। बिना फाइनेंशियल लिटरेट हुए आप बहुत सारा पैसा कमा तो सकते हैं, पर फिर भी कंगाल ही रहेंगे। इसके साथ आप समय के साथ पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीख सकते हैं, ताकि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा सके। फॉर्मल स्कूलिंग में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती है। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर लोग भारी कर्ज और वीक फाइनेंशियल फाउंडेशन के साथ स्कूल छोड़ते हैं और डेट ट्रैप्स में फंसकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जल्दी अमीर बनने के तरीकों की तलाश करते हैं। और ये कोशिश काफी हद तक कमजोर नींव पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करने की तरह है। फाइनेंस का पहला रूल असेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस जानना है। असेट वो चीज होती है जो आप ओन करते हैं और जो आपके लिए इनकम जनरेट करती है, वहीं दूसरी ओर लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा लेती है। अमीर लोग असेट्स एक्वायर करने पर फोकस करते हैं, न कि लायबिलिटीज पर। दूसरे शब्दों में वो असेट्स खरीद के ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका असेट कॉलम लायबिलिटी कॉलम से ज्यादा है, और इसके बावजूद लोग अपना पैसा लायबिलिटीज में लगाते हैं, जैसे महंगी कारें और अन्य मटेरियलिस्टिक चीजें जिसकी उन्हें एक अच्छी कीमत भरनी पड़ती है। इसके बजाय उन्हें समय के साथ और अधिक असेट्स एक्वायर करने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आईपीओ एटसेट्रा, जो आपके लिए पैसा जनरेट करती हैं। जब आपके पास पर्याप्त असेट्स होते हैं तो आपको इनकम अर्न करने के लिए सैलरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बहुत से लोग अपने पैसों के लिए हार्डवर्क तो करना सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सीख पाते कि अपने पैसों को कैसे उनके लिए पैसा बनाने के लिए काम पे लगाया जाए, और इस फाउंडेशन के बिना वो हमेशा के लिए रैट रेस में फंस कर रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि उनका घर उनके लिए एक असेट है, लेकिन वास्तव में वो एक लायबिलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी जेब से टैक्सेस, एक्सपेंसेस और लॉस इन वैल्यू के रूप में पैसा निकालता रहता है। तो घर खरीदने के बजाय आपको पहले इनकम जनरेटिंग असेट्स खरीदने चाहिए जो आपके घर पर मॉर्गेज पेमेंट के लिए इनफ कैश जनरेट कर सकता है। और एक बार जब आपके पास अपने सभी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त असेट्स हो जाते हैं तो आप बाकी बचे पैसों से और असेट्स खरीद सकते हैं। इस तरह आप और इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने आप को रैट रेस से बाहर निकाल सकते हैं। वेल्थ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेल्थ एक व्यक्ति की वह क्षमता है कि अगर वह आज काम करना बंद कर दे तो कितने दिनों तक बिना काम किए सरवाइव कर सकता है। अमीर बनने के लिए पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपके असेट से जनरेटेड इनकम आपके एक्सपेंसेस से अधिक हो। हमारा तीसरा लेसन माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में बात करता है। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरे के लिए काम करते हुए बिताते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस के रूप में और बैंक्स के लिए मॉर्गेज के रूप में, और इस तरह वो उन लोगों के लिए काम करके उनको अमीर बनाने के ट्रैप में फंसे रहते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खाली अपनी इनकम पर निर्भर रहने के बजाय अपने असेट्स बढ़ाने पर फोकस करना है। बहुत से लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं और कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं आ पाते
होते हैं, बिकॉज उनके पास उनके लिए काम करने वाले या इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स नहीं होते हैं। आपके पास कितना पैसा है इसको नापने के लिए नेटवर्थ एक गलत मापदंड है, क्योंकि नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आप जिन चीजों को यूज करते हैं वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होती जितनी आप सोचते हैं, और अगर इन चीजों का मूल्य बढ़ा भी है तो उन पर टैक्सेस लग जाएंगे आप जैसे ही उन्हें बेचेंगे। आप जब जवान होते हैं तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी लायबिलिटीज को कम रखें और अपनी जॉब से होने वाली इनकम में से बचे एक्सेस कैश फ्लो से एक सॉलिड फाउंडेशन ऑफ असेट्स बिल्ड करें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या फिर एक ऐसा बिजनेस जो आपकी प्रेजेंस के बिना चल सके। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऐसे एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करना चाहिए जो आपको पसंद हो या जो आपकी फ्यूचर मनी रिक्वायरमेंट से अलाइन हो और जिनके बारे में आपको नॉलेज हो। हमारा अगला लेसन हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस और पावर ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है। आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि अमीरों को गरीबों की तुलना में ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, जबकि अक्सर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही सबसे अधिक टैक्स पे करते हैं। वैसे टैक्सेस ओरिजिनली केवल अमीरों पर लगाए जाते थे, पर जैसे जैसे सरकार बढ़ती गई और उसको चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, वैसे टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत पड़ती गई, जिसके कारण से लोअर और मिडिल क्लास के लोगों पर इनकम टैक्स का बड़ा बर्डन पड़ता है। रिच लोग प्राइमरीली कंपनी के थ्रू टैक्स अवॉइड कर जाते हैं। कंपनीज पर टैक्स रेट कम होते हैं, साथ ही आपको सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी पर टैक्स भरना होता है, और इंडिविजुअल को ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, उनकी पूरी इनकम पर उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। हालांकि समय समय पर सरकारों ने नए टैक्स लॉस बनाने की कोशिश की है जिससे अमीरों पर टैक्स लगाया जा सके, लेकिन नए लॉस के साथ नए लूपहोल्स भी होते हैं जिनका फायदा अमीर उठा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप इस पर होने वाले कैपिटल गेन टैक्स को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं अगर आप उस पैसे का यूज नई प्रॉपर्टी लेने के लिए करते हैं तो आपको टैक्स का पेमेंट तब करना होगा जब आप फाइनली प्रॉपर्टी को बेचते हैं और उसके बदले कोई नई प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। तो ये बस एक तरीका है जिससे टैक्सेस को समझने वाले लोग टैक्स बचा ले जाते हैं। इसलिए अमीर टैक्स लॉस की जानकारी रखते हैं तो आपका फाइनेंशियल आईक्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही अधिक आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारा अगला लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल से बचने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पाने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही जरूरत होती है रिस्क लेने की। तो जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वो ही जनरली अपॉर्चुनिटीज को देखकर उनका फायदा उठाने की हिम्मत कर पाते हैं। एक चीज जो लोगों को पैसों के मामलों में पीछे रखती है वह है एक तरह की चीजों का आदी हो जाना। अगर आप चीजों के आदी हो गए हैं और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए तो आप संभवतः पीछे रह जाएंगे। एक बार जब आप अपॉर्चुनिटीज पर एक्ट करने की आदत डाल लेते हैं तो न केवल आप अधिक सीख पाएंगे बल्कि लक भी आपके फेवर में काम करने लगेगा। तो भले ही आप पैसों के इस खेल को खेलना सीख लें, पर यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि मनी आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति नहीं है, आपका माइंड आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की है। तो इसलिए अपने दिमाग को अच्छे से ट्रेन और ट्रीट करना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके सामने जैसे ही कोई नई सिचुएशन आती है उसको इवेलुएट कर पाने की क्षमता और उन आइडियाज के साथ आगे बढ़ना जिनमें सक्सेस पाने की हाई प्रोबेबिलिटी हो और डाउनसाइड रिस्क कम हो, अगर आप ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आपके गरीब और मिडिल क्लास से आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पैसों के साथ आप हमेशा जीतें ये जरूरी नहीं है। आप बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनमें नुकसान होगा। इसमें कोशिश ये करें कि टाइम के साथ बेहतर होने की कोशिश करें और नुकसान के बारे में सोच सोच कर खुद को कोसना बंद करें। हमारा अगला लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। तो बहुत से लोग स्पेशलाइजेशन हासिल करने के चक्कर में या एक और स्किल ना सीख पाने की वजह से हाथ में आई बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और मनी को जाने देते हैं। लोग ज्यादातर खाली हार्ड वर्क करने पर फोकस करते हैं, लेकिन अक्सर खाली हार्ड वर्क ही काफी नहीं होता। अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं और एक बेहतरीन किताब लिखते हैं, तब भी अगर आप बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीख कर जैसे हाउ टू सेल या फिर खाली मार्केटिंग की स्किल सीख लें तो आप देखेंगे कि ये स्किल आपकी सेल में बहुत अंतर ला सकती है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उस एक स्किल को सीखने के इच्छुक नहीं होते हैं जो उन्हें जीवन में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। जॉब्स के बारे में सोचने का एक नजरिया ये भी हो सकता है कि ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है। जॉब में पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नए स्किल सीखते हैं तो आप एक्सपीरियंस का ऐसा भंडार बना सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है।
इसलिए जब यंग हो तो आपको कई अलग अलग फील्ड में जॉब्स ट्राई करनी चाहिए। ये आपको डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस देगी। तो एक ऐसी जॉब जिसमें सीखने के चांसेस ज्यादा हो, वो एक ऐसी जॉब से कहीं ज्यादा बेटर है जो सिक्योर है और जिसमें शॉर्ट टर्म में पैसा अच्छा मिलता है। जनरली स्किल सीखना ज्यादा पैसा कमाने से बेहतर होता है। सक्सेस के लिए 3 मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है। पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा सिस्टम मैनेजमेंट और तीसरा पीपल मैनेजमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड स्किल सेल्स और मार्केटिंग है, क्योंकि राइटिंग, स्पीकिंग और नेगोशिएटिंग स्किल्स में अच्छा होना आपको जीवन में सभी क्षेत्रों में मदद करेगा। बहुत से लोग कम्युनिकेशन में वीक रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है।